अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मौसम की ताज़ा सूरत हाल तो सर्टनली आपको बताएंगे ही, लेकिन बहुत जानी नुकसान भी हो रहा है, हुआ है। बड़ी ट्रेजेडी। हमारी सबके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और प्लीज पहाड़ों की तरफ जाने से गुरेज करें, गैर जरूरी मैं तो सफर करने से अगर गुरेज आपके करें, यहाँ बारिश हो रही है तो अपने घर से भी बाहर ना निकलें, क्योंकि जो इस्लामाबाद में हुआ है वो तो लिटरली घर से ही बाहर निकले थे कर्नल साहब और उनकी साहबजादी, और अभी तक उनकी तलाश का सिलसिला जारी है। इस बारे में अपडेट्स तो आपको देंगे ही, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है। अगर सियासी मंजरनामे की बात करें तो लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई में शेर पापुल के जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। जहां शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है, वहां बरी तो हो जाते हैं हमारे यहाँ इस नौयत के केसेस में सियासतदान, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ये अदालत ने बरी कर दिया, इनको रिहाई भी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, तो और बरी कब डज मिल नॉट पाएगी? ऑलवेज मीन रिहाई। अच्छा, ये इनको तो बरी कर दिया, लेकिन जी बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद समेत दीगर मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। तो ये साइड बाय साइड चल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और अफजाल अजीम पहाट को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसके बारे में हमने डिटेल में हम बात करना चाहते हैं, बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड। आपकी वाली बात होगी, जो बरी हो जाए तो आगे क्या होगा, उनका केस किस तरह चलेगा, और बाकियों को 10-10 साल नई केस में उनकी गिरफ्तारी डाली जाएगी या एक्चुअली इस मर्तबा उन्हें रिहाई मिल जाएगी। दैट इज आल्सो येट टू बी सीन। बट वी हैव टू कम बैक टू द वेदर, बिकॉज इस वक्त सारों की अटेंशन जो है और कंसर्न जो है वो मौसम पे है, क्योंकि इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। अगर आप विजुअल्स ही देख लें, जहां जहां बारिशें हो रही हैं, जहां बारिशें हो रही है ना अब्दुल्ला, वो थोड़ी बहुत बारिश नहीं हो रही, वो मतलब कि आसमान जैसे फट जाए, तो वो वाली बारिशें हैं। और उसके बाद देन ऑफ कोर्स अर्बन फ्लडिंग, इट गिव्स राइज टू अर्बन फ्लडिंग एज़ वेल। वो दिल दहला देने के लिए काफी हैं, वो जिसमें ज़ाहिर चलास पे भी मुतअद्दिद सयाहों की गाड़ियां भी बह गई। वो जो बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर नहीं है, ये बोल्डर्स हैं, ह्यूज रॉक्स, कमरे जितने साइज के बोल्डर्स हैं, जो ऐसा था जैसे यूं किसी ने लूडो की गीटियां फेंक दी। और मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे इन पीस टाइम जरा अमन हो और बारिशें ना हो रही हो और आप उस तरफ जाएं नॉर्दर्न एरियाज में, तो वो बोल्डर्स ऐसे फिट नजर आते हैं कि आता है कि ये तो कभी नहीं हिलने वाले। दे आर पार्ट ऑफ पहाड़ एंड ऑल दैट। लेकिन आप अंदाजा करें कि किस किस्म की, किस लेवल की बारिश हो रही है, कि दे हैव बिकम लूज, और वो इस तरह हजारों की तादाद में नीचे गिर रहे हैं। दे आर जस्ट रोलिंग डाउन, और उनके रास्ते में जो चीज आती है वो उसको मलयामेट कर रहे हैं, कुचल देते हैं। So look at this. यही है। और इस्लामाबाद में बाप और बेटी की तलाश अभी तक जारी है। एनी शाहिदीन इस वाक़े से मुताल्लिक क्या कह रहे हैं, सुनिए। बिल्कुल जाहिर है, आप घर से अपने निकले हैं बच्ची को गेट तक छोड़ने के लिए। उनकी साहबजादी डॉक्टर थी, गालिबन गेट से किसी बस ने आके लेके जाना होगा, ड्यूटी पे जा रही होंगी, कुछ भी जो होगा। भी जिस तरह भी जाना था, कहना था कि वो अपने घर से दूर तो नहीं थी ना, वो लिटरली अपने घर के बाहर थे, और वहां से बह जाना और फिर ना मिलना। अच्छा, और ये भी बताया जा रहा है कि गाड़ी के कुछ पार्ट्स जो है ना मिल गए, वो मिल गए, गाड़ी का कोई सुराग नहीं लगा। जस्ट इमेजिन द खुदाई प्रेशर भी ऑफ रात दैट में की वाटर। जा रही थी। एनी शाहिदीन इस वाक़े से मुताल्लिक क्या कहते हैं, देखिए। चश्मदीद गवाह, ये वाकया असल में हुआ क्या? ये सर सुबह का टाइम था, मैं दूध लेने के लिए जा रहा था, तो मैंने देखा गाड़ी पानी में बिल्कुल फंस चुकी है ना। तो मैंने साहब को बोला, सर पीछे ले लो, अभी पानी ज्यादा आ रहा है। कहते इधर से निकल जाएगी। जब वो निकालने लगे तो गाड़ी जो थी वो कंट्रोल नहीं हुई, सीधी खाई में जा गिरी। आप उनके पास काम करते थे? नहीं, मैं साथ ही चौकीदार हूँ प्लाजे पे। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ जब वो गाड़ी? फिर जैसे पानी गाड़ी में गिरी है, पानी पीछे से और ज्यादा होने लगा, फिर गाड़ी ऊपर की तरफ नजर भी नहीं आई। 20-25 फुट सर गहरी है वो। तो किसी ने कोई कोशिश की? कोशिश करने वाले सर बहुत है, ये DHA वाले मुलाजिम थे, पुलिस वाले थे, आर्मी भी थी, काफी थे, लेकिन सर वो कंट्रोल से बाहर थी बात। पानी बहुत ज्यादा, पानी बहुत गहरा था। What a tragedy, what a tragedy. So tragic। अच्छा, ये भी हम आपको बताएं कि गाड़ी का जो बम्पर है वो हाउसिंग सोसाइटी के फेज 5 के नाले से मिल गया है। अब गाड़ी भी टूट चुकी है। अंदाजा करें कि क्या फोर्स, क्या प्रेशर था उस पानी का, और खदशा है कि गाड़ी दरियाए समा की तरफ निकल गई है। और 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में आपको ये भी बता दें 12 अफराद जहाँ बहक हो गए हैं। हालिया बारिशों से अमवात की तादाद जो है वो 233 हो गई है विद इन अ फ्यू वीक्स, मैटर ऑफ वीक्स। महकमा मौसमियात ने हाई अलर्ट दोबारा से कर दिया है, और जिसका मतलब है कि बर्फानी झीलें फटकर सैलाबी रेलों का बायस बन सकती हैं, और एक्चुअली ये हो भी रहा है। मुजफ्फराबाद, पूंछ डिवीजन, अचमकाम, गेस वैली समेत कई इलाकों में बारिश से नदी नाले बिखर गए हैं। राब्ता सड़कें
बह गई हैं और पंचक्कियाँ रेलों में बह गई हैं। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामिर में सैलाबी रेलें बड़े बड़े पत्थर और गाड़ियां बहा ले गए। 5 अफराद वहां जहां भाग हुए हैं, कई अभी तक लापता हैं। नो क्लू, नो साइन एंड मोस्ट ऑफ देम वर टूरिस्ट्स। यहाँ तक के लोगों ने बताया है कि एक कयामत का मंजर था जब पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे। आवाज क्या होगी अंदाजा करें। जैसे ही बारिश अचानक तेज रही, पीछे की तरफ भी पहाड़ों से पत्थर गिरने लगे और आगे से भी हर तरफ से एक क़यामत का मंजर नजर आ रहा था। हमारे सामने ही बहुत सारी गाड़ियां और बहुत सारे लोग जो हैं सैलाब में बह गए हैं और हमारी अपनी जहाँ पे पुलिस चौकी थी मुकम्मल तौर पे वहाँ पे अंदर हमारे जो पुलिस साथी उनकी भी कोई अता पता नहीं हमें। इस वक्त बाबूसर रोड जो है वो तकरीबन जो है ना वो डैमेज होकर खत्म हो चुका है। हमारी इन ड्राइवर से बात हुई थी, उन्होंने हमें ये बताया कि हम 17 लोग जो है इस कोस्टर में मौजूद थे और इस वक्त हमारी गाड़ी रुकी हुई थी। साथ हमारे साथ 3-4 और गाड़ियां भी थी। हम देखते ही रह गए और वो 3 गाड़ियां जो है ना वो सैलाब की नजर हो चुकी थी। इस गाड़ी में भी 17 बंदे थे, उनमें से 3 बंदे, एक लेडीज थी और 2 उसके बच्चे थे, वो भी सैलाब की नजर हो चुके हैं। इस सैलाब ने शायद मैं कहता हूँ कि तारीख के सबसे बड़ा जो है ना तबाही जो है ना इससे बाबूसर रोड पे मचाई। करतू गए हुए थे, हम वापसी आ रहे थे, अचानक इधर बारिश हो गई, हम रुके हैं। हम आगे जाने लगे थे, भाई कांस्टेबल थे, उन्होंने हमें रोक लिया है। जैसे हम रुके हैं 8-10 और गाड़ियां थी हमारे साथ, वो भी रुकी है। लैंडिंग होने लग गई, ऊपर से पत्थर आया, हमारी गाड़ी को लगा है। हमने गाड़ी वहीं पे छोड़ के हम नीचे उतरे हैं। 1 नहीं 2 मिनट लगे होंगे, वो सैलाबी रेला है, हमारी गाड़ी भी उसके साथ, और जो वहाँ मौजूद थी 8-10 गाड़ियां तकरीबन, उनमें से भी 6-7 गाड़ियां बह गई। कुछ में अल्लाह माफ करे फैमिलीज वगैरह बैठी रही हैं, कुछ काफी लोग हमारे साथ थे, कुछ यहाँ के मुकामी लोगों ने बहुत मदद की। बंदे काफी मिस है, तो जिसमें से 5-6 बंदों की लाशें मिली हैं, 17-18 बंदे जो है अभी मिस है। तो जिनका कोई जो फैमिली है वो गाड़ियों में थी, गाड़ी के समेत ही वो चले गए उस नीचे पानी में। मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये भी आंखों देखा हाल। और जो रेस्क्यूअर्स हैं उनकी बातें सुन के, और साथ ही जब आप साइड बाय साइड विजुअल्स देख रहे होते हैं ना, तो वाकई नहीं लगता कि कोई इसमें से बच सकता है या कोई मिल सकता है। इट्स अ ट्रेजेडी। अच्छा, लैंडस्लाइडिंग और बारिशों से बाय द वे ये भी बता दें आपको कि मोबाइल टावर्स को भी बहुत नुकसान पहुंचा और इस वजह से कम्युनिकेशन राब्ता जो है, जो वहाँ सयाह जो फंसे हुए हैं वो अपने फैमिली से दे कैन नॉट गेट इन टच विद देम, तो उनका राब्ता ही नहीं हो रहा। और साथ ही एनडीएमए ने भी शदीद बारिशों के पेश नज़र अवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का अलर्ट भी जारी कर दिया है। और बल्कि देखिए, अलर्ट जारी करने की भी किसी को जरूरत नहीं है, यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। वैसे थोड़ा सा ताज्जुब इस बात पे भी होता है कि ये सिलसिला कल तो नहीं शुरू हुआ, ये 2-3 हफ्ते हो गए हैं जब मुल्क में एक तबाही फैला रही हैं बारिशें, तूलो अर्ज में मुल्क में तबाही फैला रही हैं बारिशें। सो अब थोड़े से बाखबर तो हों, नहीं लेकिन घर से अपने घर वालों को निकालने से पहले थोड़ा बाखबर तो होना चाहिए कि क्या हालात हैं, क्या हालात बन सकते हैं। और जो टूरिस्टी स्पॉट्स पे अब जो इस्लामाबाद में हुआ, दैट इज अनदर स्टोरी ऑलटुगेदर। लेकिन जो बाकी टूरिस्टी स्पॉट्स पे कह रहे हैं वो कोई नए टूरिस्ट नहीं जा रहे, परहैप्स दे वर ऑलरेडी देयर, बिकॉज़ लोग कुछ हफ्तों के लिए निकल जाते हैं ना। अब हफ्तों के बीच में अगर बारिशें स्टार्ट हो जाए, so these are not new people. प्लीज कोई ना जाए। मनाज़िर देखिए ना कि लोग किस तरह फंसे हुए हैं, गाड़ियां अब तो प्लीज अपने सारे आउटिंग के प्लान ना फिलहाल कैंसिल कर दीजिए, अपने घर में बैठ के ही बस एंजॉय करें। अच्छा जी, हम अब बात करेंगे। फैजुल्लाह फिराक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं गिलगित बल्तिस्तान से। सबसे पहले तो जाहिर है कि हम वी आर रियली कंसर्न्ड कि वो जो लापता हैं अफराद के क्या बना उनका, मगर बहुत सी खबरें आ रही हैं, कई मकामात पर बड़ी ख़तरनाक बारिशें भी हुई हैं। हम ओवरऑल आपसे सिचुएशन जान लें, कहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ है? बिल्कुल जिस तरह आपने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान से ख़तरनाक खबरें आ रही हैं, बिल्कुल इस तरह की सूरत हाल पूरे सूबे में है। गुज़िश्ता दिनों शदीद बारिशों की वजह से बल्तिस्तान दियोसई के इलाके में टूरिस्ट स्टक होकर रह गए थे। गजर में कुछ तबाहियाँ हुई हैं, धन्योर से सैलाबी रेला है, दियामर के इलाका थोर जहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। उसके अलावा स्टोर में एक खातून की कैजुअलिटी की खबर है, बुलंद के मकाम पर सैलाबी ले रहा है। मजमूई तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन ख़ासकर अफसोसनाक वाक़ा जो शायरा बाबूसर और थक में पेश आया है उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती है। तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना और बदकिस्मत फैमिलीज जो यहाँ से ट्रेवल कर रही थी वहाँ पे उसकी नज़र हो गई है, और उसमें से अब तक जो है 10 से 15 अफराद लापता हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन, जिनका सर्च ऑपरेशन, जिनका तलाश किया जा रहा ऑपरेशन जारी है वहाँ पे। और उसके अलावा 250 के करीब वहाँ पे सयाह और मुसाफिर स्टक हो गए थे, उनको मुकम्मल तौर पर रेस्क्यू किया गया है और महफूज मकामात तक उनको मुंतकिल
किया जा चुका है। और उसके अलावा 5 कैजुअलिटीज हैं। एक मुकामी फर्द जो हमारे फैमिली का था, हमारा फैमिली का एक फर्द उसमें बह गया। रेस्क्यू के एहलकार, जिली इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, डिविजनल इंतजामिया, DIG, AIG, SSP, डिप्टी कमिश्नर मौके पर मौजूद हैं। और जहाँ तक रेस्क्यू का मामला है तो उसका तकरीबन एक फेज मुकम्मल हो चुका है। अब सर्च ऑपरेशन है, जो लापता उनकी तलाश का अमल जारी है। और इस वक्त हमें जो चैलेंज है वो 2 तरह का चैलेंज है। एक चैलेंज तो ये है कि सड़क की बहाली, बाबूसर और शाहराह नारायण बाबूसर की जो शाहराह है तकरीबन 8 किलोमीटर सफ़ हस्ती से मिट गई है, उसकी बहाली है। और दूसरा जो लापता अफराद है उनकी तलाश एक बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका पता लगाएं, पहुंच जाए। यकीनन ये बहुत बड़ा कंसर्न होगा, क्योंकि अगर सड़कें ही ना रही तो जो लोग फंसे हुए हैं, जो रेस्क्यू भी हो रहे हैं, वो वापस किस तरह आएंगे। तो ये भी यूर राइट, एक बहुत बड़ा कंसर्न है। एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये बताइएगा कि इस बार महकमा मौसमियात और दीगर जो इदारे हैं उन्होंने पहले से बहुत सी वार्निंग्स जो है वो दे रखी थी। नेचुरली पिछले कुछ सालों से ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन थी तो पहले से क्या कोई तैयारी नहीं थी, जो कि ऑब्वियसली ऐसा तो हो नहीं सकता, या फिर तैयारियां कम पड़ गई हैं? एग्जैक्टली हुआ क्या है? गिलगित बल्तिस्तान में लाखों टूरिस्ट आते हैं। KKH का मुतबादिल है ये जो बाबूसर की शाहराह है, ये कराक्रम हाईवे का मुतबादिल है। गर्मियों में टूरिस्ट भी यहाँ सफर करता है, इजी एक्सेस है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी यहाँ सफर करते हैं। ये बहुत मसरूफ तरीन शाहराह है, बहुत इंगेज है, इसको नहीं कर सकते हैं। और इस पे यहाँ लोगों को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हमने लोगों को एडवाइजरी दे चुके थे। हमने लोगों को बताया था मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए कि जब भी गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें हों, मानसून हो, और खासकर बारिशों की सीजन में आप ट्रेवल ना करें, एक जगह पर रुक जाएं और आप मौसम एंजॉय करने के चक्करों में गाड़ियों से ना उतरें, आप महफूज जगह पर रुक जाएं। ये 12 हमने कहा, लेकिन इसके बावजूद हजारों टूरिस्ट, लाखों गाड़ियां यहाँ से आती है, कौन रुकता है। और ये बारिशों के बाद ये जो सैलाबी रेलों का ये एक मामूल था। माजी में भी बाबूसर रोड पे इस तरह की सैलाबी रेलें आते रहे। सड़क तो बहाल होती थी, सड़क तो ब्लॉक होती थी, लेकिन इंसानों का इतना बड़ा ज़या नहीं हुआ था, इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। पहली दफ़ा ये सब कुछ अचानक हुआ है और पल भर में, पलक झपकने में ये सारा हुआ है और लम्हों में ये हुआ है। उसके बाद वहाँ की कम्युनिटी ने, लोकल लोगों ने जिस तरह का किरदार अदा किया है रेस्क्यू में, ताउन करने में, लोगों की जाने बचाने में, उसकी मिसाल। कम्युनिटी में बहुत से लोगों को पनाह भी दी गई है और सर्टनली उनका किरदार भी काबिल सताइश है। अब ये बता दीजिएगा कि सीज़न तो है, ज़ाहिर है लाखों सयाह हर साल जाते हैं, इसी मौसम में जाते हैं। अब जो ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं उनके लिए क्या हिदायत हैं? जो आने का प्लान किए बैठे थे उनको क्या मशवरा देंगे आप? आई एम गोइंग टू बिलीव कि कोई नए लोग वहां नहीं जा रहे थे, जो ऑलरेडी पहुंच चुके थे वही फंसे हुए हैं। जो गाड़ियां हैं वो तो चलें, देखें, बताइएगा सर। लाखों टूरिस्ट गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं क्योंकि यहाँ का लैंडस्केप, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के पहाड़ लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि ये जो टूरिस्ट हैं ये बिल्कुल इस तरह आते हैं। कुछ जिम्मेदारियां सयाहों की भी होती हैं, कुछ जिम्मेदारियां ट्रेवलर्स की होती है, कुछ जिम्मेदारियां गवर्नमेंट की भी होती हैं, कुछ जिम्मेदारियां कम्युनिटी की भी होती है। हम सब मिलकर मुश्तरका तौर पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करेंगे तो मसाइल बहुत कम हो सकते हैं। और दूसरी बात, इस वक्त जो टूरिस्ट सफ़र कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, इनके लिए हिदायत ये है कि वो जब तक हालात ठीक नहीं होते सफ़र ना करें। शाहराह नारायण का आगान बिल्कुल इस वक्त बंद है और शाहराह रेशम छोटी गाड़ियों के लिए बिशाम वाली साइड में खोल दी गई है। उस पर कोई मजबूरी की हालत में सफर कर सकता है। जब तक हालात मामूल पर नहीं आते हैं, जब तक नशीबी इलाकों में पानी का बहाव बढ़ रहा है, जब तक गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें थम नहीं जाती हैं, तो आप किसी तो सफर ना करें। बहुत शुक्रिया आपका फैजुल्लाह फिराक साहब। और मोहम्मद अली हम राब्ता करेंगे जुलास में, और साथ ही साथ हम जरा माहौल को समझने की कोशिश भी करेंगे। अब दुनिया में भी बाय द वे ये बड़ा एक प्राइमरी टॉपिक बन चुका है, बिकॉज अगर हम अपना क्लाइमेट कंट्रोल ना कर पाएं और माहौल को ना देखें तो देखें पूरी दुनिया में यही हो रहा है। बाय द वे ऑल्सो ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हो रही, ये बारिशें और ये सैलाब और ये अर्बन फ्लडिंग, अमेरिका, चाइना, यूरोपियन मुल्क, मतलब यू नेम इट, एवरीबॉडी इज गोइंग थ्रू दैट एज वेल। ज़ैनब नईम हमारे साथ है। अपने चैलेंजेस हैं, मतलब यूरोप में जो गर्मी पड़ रही है वो लोग आदी ही नहीं है इतनी गर्मी के। टेक्सास में अभी क्या सैलाब ने तबाही मचाई है। ज़ैनब नईम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं, इनसे बात करते हैं। ज़ैनब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। ये बताइएगा कि मॉनसून, सैलाब वगैरह बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक मामूल बन गया एक्चुअली, लेट्स जस्ट एडमिट इट। लेकिन इस बार जिस तरह बारिशें हो रही हैं, हर जगह से क्लाउड बर्स्ट की इतलात जो हैं वो भी आ रही हैं, तो क्या ये सब भी रूटीन ही आप लोग समझते हैं या फिर कुछ गैर मामूली हो रहा है?
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये रूटीन तो नहीं है, आप रूटीन नहीं कह सकते, क्योंकि पिछले आप देखते हैं कि पहले भी कुछ दिहाइयों पहले मानसून सीजन आता था, लेकिन इस तरह से तबाहकारियां नहीं होती थी। तो इसमें ये है कि अब हमारी कुछ गलतियां हैं, कुछ मिस प्लानिंग और मिस गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं जो हम फेस कर रहे हैं, इन एडिशन टू जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मिसाल के तौर पे जो दरिया की गुजरगाहें हैं, उस पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर दी है। सारा जो वेस्ट है, फुजला है, प्लास्टिक का गंद है, वो सारा हम दरियाओं में डंप कर रहे हैं। फिर पहाड़ों के ऊपर से हमने दरख्त काट दिए, जंगलात काट दिए। तो जाहिर सी बात है कि जब शदीद गर्मी पड़ती है, बर्फ पिघलती है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, उसके साथ साथ अगर क्लाउड बर्स्ट हो जाए तो फिर जो सैलाबी रेले आते हैं, वो अभी आप देख रहे हैं कि उसकी तबाहकारियां इसी तरह से। आजकल जो मौसम हो रहा है सवात, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हर जगह ये बात हो रही है कि पानी के रास्तों पर तामीरात की वजह से नुकसान ज्यादा हो रहे हैं। क्या अब घर बनाते हुए, शहर प्लान करते हुए क्लाइमेट चेंज और मौसमियात के एक्सपर्ट्स को भी साथ रखना होगा? मतलब इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट वगैरह तो होते हैं, लेकिन क्लाइमेट एक्सपर्ट्स की भी अब जरूरत पड़ेगी। ये तो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। हमारे मुल्क में कोई भी शहर सिवाय इस्लामाबाद के प्लान नहीं है, या जिसका मास्टर प्लान बना हुआ सिवाय इस्लामाबाद के और कोई शहर नहीं है। तो लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में भी तबाहकारियां हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि जो मास्टर प्लान बना हुआ था शहर का, उसके मुताबिक आपने ग्रीन जोन के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी है। और बिल्कुल दरिया, नदी, नाले, इनका जो है एक खास गुजरगाह होती है। चाहे दरिया सूखा हुआ भी हो, उस गुजरगाह पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। रेवेन्यू रिकॉर्ड पे वो मेंशन होती है। जब हम उस पे कंस्ट्रक्शन कर देते हैं और हमें लगता है कि शायद यहाँ तो बारिश आती नहीं है, तो नाला या नदी सूखा हुआ है, तो वहां पे भी जब अचानक बारिश होती है तो दरिया अपना असल रास्ता ले लेता है, लेकिन जो हमने कंस्ट्रक्शन की होती है वहां तबाही हो जाती है। सो यही इस्लामाबाद में हो रहा है। बाकी शहरों का हाल इससे ज्यादा बुरा है, क्योंकि वहां पे तो कभी कोई मास्टर प्लान बना ही नहीं था और मजीद तामीरात होती जा रही है, जो कि क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल नहीं हो रही। अर्बन रेजिलियंस का कॉन्सेप्ट होता है कि शहरों को आपने क्लाइमेट चेंज के उभरते हुए जो डिजास्टर्स है उनके मुताबिक आपने बनाना है। घर की तामीरात वैसी होनी चाहिए, दरख्त मजीद लगने चाहिए, लेकिन हम तो जो ऑलरेडी जंगलात बने हुए हैं, हम तो उनको भी काट रहे हैं। तो जी नहीं, ये बिल्कुल उसके मुकाबले में, क्लाइमेट चेंज के मुकाबले में हमारी कंस्ट्रक्शन अर्बन प्लानिंग बिल्कुल अलाइनमेंट उसकी कोई नहीं है। टोटली एग्री विद यू। ना सिर्फ कि वहाँ घर बन जाते हैं, मतलब हाउसिंग सोसाइटीज खड़ी हो जाती हैं, जो दरिया के रास्ते होते हैं उनको एनओसीज मिल जाते हैं। तो ये तो बहुत ऊपर से ही जो है वो प्लानिंग का फुकदान हमें नजर आ रहा है। ज़ैनब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान का क्लाइमेट बिगाड़ने में इतना किरदार नहीं है, इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है, जितना कि इस बिगड़े हुए माहौल का असर हम पर पड़ रहा है। और ये पूरी एक रिकॉर्डेड चीज़ है, इस पर रिसर्चेस हो चुकी हैं। क्लाइमेट चेंज को स्लो डाउन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हो भी सकता है कि नहीं, और दुनिया को हमारे लिए क्या ताउन करना चाहिए? जी देखें, बिल्कुल ये हकीकत है कि पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और ये ज्यादातर उन ममालिक का किया हुआ हम भुगत रहे हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन जब की, तो अनचेक इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ थी उनकी, और अब आके उनको याद आ रहा है कि ये तो दुनिया को हम तबाह कर रहे हैं, तो सबको जो है ये इस किस्म की तरक्की नहीं करनी। लेकिन वो फिर उसके साथ साथ ये भी भूल जाते हैं कि पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक को उनको सपोर्ट भी करनी है, अगर वो चाहते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज के साथ अलाइन रखें अपनी पॉलिसीज। लेकिन जहाँ सपोर्ट की बात आती है वहाँ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, और फंड्स को जो है वो नहीं देना चाहते, डिस्पर्स नहीं करना चाहते, और फिर वो कह देते हैं कि हम क्लाइमेट चेंज में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। दूसरी बात, पाकिस्तान इसके हम देखें इसके असरात तो उस तरह से कम नहीं होंगे, लेकिन जो लॉस एंड डैमेज है, जो ऑन ग्राउंड तबाहकारियां हैं, हम उसको कम करने के लिए अपनी पॉलिसीज की इन्फोर्समेंट इंश्योर करें, लागू करें वो पॉलिसीज जो हमने बनाई हैं, और उनको लोकल गवर्नेंस सिस्टम के थ्रू फैलाएं, ताकि आवाम का जो ज़िया है, जानों का ज़िया है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है, वो कम से कम हो। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने शहरों के गिर्द जो जंगलात है उसको महफूज रखें, मजीद जंगलात लगाएं, पहाड़ों पर जंगलात की कटाई की रोकथाम करें, फॉरेस्ट गवर्नेंस इंश्योर करें, और आपकी वाटर गवर्नेंस की पॉलिसीज जो है वो ऑन ग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है, जिसके लिए जरूरी है कि आप डोमेस्टिक लेवल तक इंश्योर करें कि जब कहर पड़ रहा है या शदीद गर्मी है तो ये पानी का ज़िया जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। बहुत शुक्रिया ज़ैनब नईम हमसे बात करने का। और एक दफा मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं अभी चिल्लास से, और उनसे सूरत हाल मालूम करेंगे कि रेस्क्यू की कार्रवाइयां कहां तक पहुंची हैं। मोहम्मद अली, सबसे पहले तो वो बताइए कि जो बह गए थे टूरिस्ट यहाँ से और जिनकी गाड़ियों समेत बह गए थे, उनकी तलाश जारी थी, क्या अपडेट्स हैं और अभी क्या माहौल है?
थक परीका के मुकाम पर गुज़िश्ता रोज सैलाबी रेलू ने तबाही मचा दी है। शारा बाबूसर थक पर चलने वाली ट्रैफिक, जिसमें स्याहू और मुकामी लोग भी शामिल हैं, सैलाबी रेलू की नजर हो गए हैं। मुकामी इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि 20 से ज्यादा गाड़ियां पानी में बह गई हैं या दब चुकी हैं। 5 डेड बॉडीज मिल चुकी हैं। 4 जख्मियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। हर तरफ तबाहशुदा गाड़ियां और मकानात का मलबा नजर आ रहा है। लापता अफराद को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ड्रोन कैमरे और कुत्तों से भी मदद ली जा रही है। मुकामी इंतजामिया के 100 से ज्यादा मकानात तकरीबन तबाह हो चुके हैं। स्कूल, मसाजिद, राब्ता पुल, डिस्पेंसरी, बागात और फसलें मुकम्मल खत्म हो चुकी है। पीने के साफ पानी, ऐशे खुर्दनोश की भी मुश्किलात का सामना है। शारा बाबूसर तकरीबन 10 किलोमीटर मुकम्मल मलबे का ढेर बन चुकी है। लोगों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू में पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर, GB स्काउट, टूरिस्ट पुलिस, जिली इंतजामिया और मुकामी रजाकार हिस्सा ले रहे हैं। मुकामी लोगों ने स्याहों की जानें बचाई और अपने घरों में उनको पनाह दी। मुतासिरीन का मुतालबा है कि इस एरिया को आफतज़दा करार दिया जाए और बुनियादी सहूलियात फराम की जाए। तबाही बहुत ज़्यादा हुई है, इस वजह से हर तरफ हमें तबाही के आसार नजर आए हैं। बहुत शुक्रिया। रेस्क्यू की कार्रवाइयां अभी तक जारी हैं। ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सुराग रसा कुत्तों की मदद ली जा रही है। कुछ लोगों को रेस्क्यू किया भी गया है। जख्मियों का इलाज जारी है। एक फैमिली थी जिसको रेस्क्यू करके वो ला रहे थे, एंड आई वाज जस्ट लुक लाइक एन ओल्ड लेडी, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या सोच के ये लोग गए होंगे कि जी बड़ा एक वेकेशन के लिए जा रहे हैं और फिर बीच में क्या हो गया। इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर, बल्कि जुलाई का महीना तो मैं कहती हूँ निकाल दें आप। ऑल्दो ये होता था, यस बिल्कुल यही महीना तो होता था जब आप कुछ अपनी फैमिली, बट नॉट एनी मोर। देयर आर अदर टूरिस्ट पॉइंट्स एज वेल। मतलब आपने घर से ही निकलना ही है तो और थोड़ा सा रिसर्च करें कि कहाँ जाया जा सकता है। कराची आए, साहिल समंदर पे एंजॉय करें। व्हाई नॉट, ये भी कर लें। वैसे कराची में भी जब कभी 3 साल पहले बारिश हुई थी तो वो भी तबाही हो गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ खास उस तरह हुआ नहीं। आज वैसे थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है इधर उधर। मोर ऑन दैट लेटर। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम। अच्छा जी, कुछ अपडेट अगर आप इसको कहना चाहें तो कह सकते हैं। कराची के फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली हुमैरा अस्कर की मौत के बारे में अब तक कोई हतमी बात सामने नहीं आ सकी और पुलिस अब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुंतजर है। जराए बता रहे हैं कि हुमैरा के फ्लैट से पुलिस ने मुख्तलिफ बर्तनों से मिलने वाले सफेद रंग के पाउडर को भी तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री जो है वो भेजा है। वो तो पहले ही मिल गया होगा, लेकिन पहले कभी जिक्र इस चीज का नहीं हुआ। पुलिस ने कल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ कराची में रिपोर्ट जमा कराई है और रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा के घर वालों से राब्ता भी हुआ है और मरने वाली खातून का पोस्टमार्टम हो चुका है। अदालत ने पुलिस से कल ये भी कहा कि हुमैरा अस्कर के घर वालों से पूछे कि वो मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं या नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अदालत ने पुलिस को 16 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दिया है। फैमिली से ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन, इतनी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में उनकी बच्ची की बॉडी मिली है तो दे शुड हैव ऑलरेडी वांटेड टू इन्वेस्टिगेट के हुआ और क्या। जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दे रहे हैं, उसमें इस शक का इजहार कर रहे हैं कि जी इनको मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है। लेकिन पुलिस का शुरू से मौक़िफ़ है कि तबाही मौत लगती है। अभी तक तो पुलिस को किसी जुर्म के शवाहिद वहाँ से नहीं मिले थे। आगे क्या होता है ये वक्त बताएं। राहिल सलमान नुमाइंदा जियो न्यूज़ ने हमें ज्वाइन किया। पता कर लेते हैं राहिल, 2-4 दिन पहले तक तो यही मालूम हुआ था कि पुलिस बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि हुमैरा की मौत जो है वो कत्ल या खुदकुशी टाइप बिल्कुल नहीं है और ये मेडिकल या हादसाती ही है। अब उन्हें ऐसा क्या मिला है, ये क्या वाइट पाउडर है कि वो किसी और सिम्ट में चल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, पुलिस ने पहले भी इसके फ्लैट की मुकम्मल तौर पे तलाशी ली थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो ओवरलुक हो जाती हैं क्योंकि उस वक्त फौरी तौर पे पुलिस भी थी, क्राइम सीन यूनिट था, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे और रेस्क्यू वर्कर्स थे, तो बहुत सारी चीज़ें उस वक्त ओवरलुक हो गई। लेकिन फिर जब बाद में मीटिंग्स हुई और डिस्कशन हुई तो फिर अगेन एक चीज़ पुलिस को याद आई और वो कुछ नए एविडेंस के तौर पर जो पुलिस ने वहाँ से कलेक्ट किए। बेसिकली हुमैरा के फ्लैट में 5 जगह पर मिट्टी के पॉट्स थे, बर्तन थे और उनमें कोई वाइट कलर का कोई पाउडर था, तो वो सरफे नज़र हुए, ओवरलुक हुए। वो अगेन फिर पुलिस ने आज जो है वो सुबह जाके उनके फ्लैट का दोबारा से वहाँ पे पहुँचे और वो सैंपल्स कलेक्ट किए, उनको केमिकल एग्जामिन के लिए जो है वो लेबॉर्ट्री भेजा गया है।
अब उसकी जब रिपोर्ट आएगी तब ही वो मालूम हो सकेगा कि आया वो नमक है, शुगर है, कोई सोडा है, कोई घरेलू टोटका है या वो क्या चीज़ है। क्योंकि 5 जगहों पर रखे जाने का मकसद जो फौरी तौर पर ऐसा नहीं समझ में आता कि अगर आदमी कोई घरेलू टोटका करता भी तो किसी एक जगह पे या किसी 2 जगह पे होता, लेकिन 5 जगह पर होना इस वक्त फौरी तौर पे समझ से बालातर है, अनटिल अनलेस कि उसकी केमिकल एग्जामिन की रिपोर्ट है और वो एक्चुअली पता चल सके कि वो केमिकल, वो वाइट पाउडर जो है वो एक्चुअल है। वैसे इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ डिसइंफेक्टेंट। मिट्टी के बर्तनों में अगर रखा है तो यूजुअली लोग कीड़े मकोड़े और मतलब मक्खियों और मच्छरों को भगाने के लिए इतने महीने बाद तो लाश मिली और उसका घर खुला, तो कोई चीज कुछ और, वो पाउडर बन भी सकती है, पहले कुछ और हो। एनीवे इन्वेस्टिगेशन तो बनती है कि हो। पुलिस जो कुछ भी हासिल कर रही है इसकी टेस्टिंग होगी, जाहिर है फोरेंसिक वगैरह कराएंगे, इसमें काफी वक्त लगेगा, कम वक्त लगेगा। हम क्या समझें, कब तक किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे कि हाँ जी अब ये केस हमें तकरीबन समझ में आ गया है? देखिए, अब तक जो भी चीज़ें पुलिस के सामने हैं, अवेलेबल एविडेंसेस, उसमें केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट है, डीएनए रिपोर्ट है और दीगर इस तरह के डिजिटल और चीज़ें हैं। लेकिन अभी तक जो है वो सबसे बढ़ के जो इस केस में वो ये कि अभी तक वजह मौत नहीं पता चल सकी है। जो केमिकल एग्जामिन की रिपोर्ट आई थी तो उसमें जिगर के और जो ब्लड और जो दीगर सैंपल्स लिए गए थे बॉडी से, उनके मुताबिक किसी किस्म का जहर नहीं दिया गया, किसी किस्म की टॉक्सिक चीज़ उसके मैदे में से नहीं मिली। और जिसका ये अब जो है वो कत्ल जो बज़ाहिर लगता था कि शायद कोई चीज़ खिलाई गई हो, कोई चीज़ पिलाई गई हो, तो वो अब फिलहाल इस रिपोर्ट में ऐसा नज़र नहीं आता। रही बात डीएनए की, तो डीएनए जब टेस्ट किया गया तो डीएनए भी जो उसके भाई से मैच हो गया, दैट इज़ कन्फर्म दैट द बॉडी वाज ऑफ हुमैरा असगर। तो अभी तक पुलिस इस केस में किसी भी नतीजे पर पहुंचती हुई नज़र नहीं आ रही अनटिल अनलेस के वजह मौत मालूम हो सके, क्योंकि जब तक वजह मौत नहीं मालूम हो सकेगी तो उस वक्त तक तफ्तीश भी किसी दुरुस्त सिमत में जाती हुई नज़र नहीं आती। अगर कोई ऐसे एविडेंस मिले कि ये कत्ल है तो फिर यस, कि फिर किसी न किसी एंगल पे जो वो एक लाइन ऑफ एक्शन पुलिस को मिलेगा, उस पर काम किया जाएगा। उसमें आसपास के लोगों के स्टेटमेंट होंगे, फैमिली के स्टेटमेंट भी कॉल किए जा सकते हैं कि फैमिली मेम्बर्स को कराची बुलाया जाए। लेकिन अभी तक सरेदस्त पुलिस को इस केस में कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिल सके हैं कि इस केस के बारे में इसको हम कह सकें कि ये मर्डर है। अभी तक जो है वो क्योंकि वजह थैंक यू फॉर इट। और मतलब बॉटम लाइन ये है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो फिलहाल भी जारी है। अच्छा जी, मौसम की जरा फोरकास्ट पे जरा कर लें डिस्कशन। मेहर साहब खान साहब हमारे साथ, डीजी हैं महकमा मौसमियात के। बहुत शुक्रिया मेहर साहब। मेहर साहब अब बताइएगा, जिन इलाकों में पर्टिकुलरली मुल्क के तबाही मचाई हुई है बारिशों ने, लैंडस्लाइडिंग ने और व्हाट नॉट सभी कुछ हो रहा है, वहाँ अभी भी यही बताया जा रहा था कि 25 तक मजीद बारिशें होंगी। पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में, इस्लामाबाद एंड सराउंडिंग्स में क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में होता हुआ? बिल्कुल जी, जो गुलाफ के इवेंट हो रहे हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में वो भी काफी खतरनाक। मेरे साहब आपकी आवाज नहीं आ रही हमें सही, प्लीज जरा देख लीजिएगा। We can't connect. We are trying to reconnect with मेहर साहबजाद खान साहब, because एक तो हम जानना चाहते हैं कि कब तक सिलसिला जो है चलेगा। और मतलब फोरकास्ट का मतलब होता है कि कुछ फोरसी आप कर रहे होते हैं, तो वो कहाँ तक फोरसी कर रहे हैं? जी मेहर साहब आवाज आ रही है आपको? जी हाँ बिल्कुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताइएगा सर। अच्छा, अब ये है कि इस वक्त हमारे काफी इलाके जो हैं गिलगित बल्तिस्तान में जो गुलाफ की वजह से वल्नरेबल बने हुए हैं, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि कल गुलाफ का इवेंट हुआ है गिलगित के पास, और उससे 2 दिन पहले जो था हसनाबाद में हुआ है, तो उससे भी काफी यानी आप कह लें कि जी काफी लॉस हुआ है और गाड़ियां कई फंस गई। फिर गिलगित में ही खास तौर पे बाबूसर टॉप वाला जो वाकया आपने देखा होगा, वहाँ पे काफी नुकसान हुआ है, जानें जाया हुई हैं। तो इसके अलावा अभी जो है इस वक्त जो सिस्टम है हमारे पूरे पंजाब के, सेंट्रल पंजाब से लेके ऊपर हमारे ये डेरा इस्माइल खान, मियाँ वाली, बक्कर, डेरा ये जंग, ये सारे इलाके, लाहौर में रात अभी सुबह तक 108 मिलीमीटर बारिश हुई है एयरपोर्ट पे। तो डेफिनेटली उन इलाकों में भी इस वक्त कोई यानी अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल होगी। शहर में भी बारिश हुई है, कुछ इलाकों में कम है, लेकिन वहाँ पे भी 60 मिलीमीटर है और हालात जो है वहाँ पे भी पानी कहीं ना कहीं खड़ा होगा। तो ये सिलसिला जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिलसिला अभी तक ये 2 दिन और भी मौजूद है, और ये अगर चला जाता है ऊपर हमारे कश्मीर के एरियाज में जो है हमारे कैचमेंट एरियाज ऑफ द रिवर्स हैं, तो वहाँ पे जाके ये ज्यादा
थोड़ा सा वो दरियाओं में भी पानी आने के चांसेस हैं। सर ये और कितने दिन चलेगा? मतलब अभी बारिशें हुए चली जा रही हैं। देखिए मॉनसून सीजन जो है ना ये सितंबर तक चलता है, थोड़ी सी शिद्दत में कमी आनी शुरू हो जाती है। इसी इंटेंसिटी के साथ हम देखें पंजाब में भी बारिशें होंगी, गिलगित बल्तिस्तान में भी और पख्तूनख्वा में भी इसी इंटेंसिटी के साथ बारिशें होती रहेंगी, क्लाउड बर्स्ट भी होते हैं बिल्कुल इसी तरह, बल्कि इससे ज्यादा भी हो सकती है। मैं आपको ये वार्न कर दूं या खबर, ये वार्निंग ही है सर, और अच्छा है कि आप वार्न कर रहे हैं, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि लोगों को एज अ वार्निंग ये बात पहुंचे कि वो लोगों को बताएं। सिंध की कोस्टल पट्टी की बात कर रहे हैं सर, वहां पे भी जी मेहर साहब, लोगों को तो हम बता ही रहे हैं, और ऑब्वियसली हम टूरिस्टी स्पॉट्स पे जब देखते हैं और लोग फंसे हुए हैं तो हम भी खौफजदा हो जाते हैं और सोचते हैं कि लोग क्यों गए। लेकिन लाहौर में भी बहुत बारिश हो रही है, नाउ दैट इज नॉट अ टूरिस्टी स्पॉट। इस्लामाबाद तो बहुत ज्यादा ही अनप्रेसिडेंटेड है, रावलपिंडी में है। देखिए इन शहरों में जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है ना वो आपका नहीं ठीक होता। हाँ, वो ड्रेनेज सिस्टम की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है और पानी खड़ा हो जाता है। मगर क्या ये बारिश भी बहुत ज्यादा है? घंटे के बाद तकरीबन सेटल हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो तबाही हमारे ये नॉर्दर्न एरिया में बाबू गिलगित, तो वो उसका वो कोई। अच्छा मेरे साहब, अब तो मरी तो ऐसे ही था जैसे वहां पे मतलब खुला ही रहता है पूरा साल एक्सेप्ट फॉर विंटर्स, जहां गलियात में कहीं बर्फबारी से रास्ते बंद हो जाएं। मरी में भी लैंडस्लाइडिंग हो रही है, मरी में भी दरख्त गिर रहे हैं, मरी में भी ये सूरत हाल बनी हुई है। सो यही हम मरी तक भी नहीं जा सकते टूरिस्ट, ऐसा लग रहा है अब तो। बिल्कुल देखें, बारिशों की इंटेंसिटी ज्यादा है। हाँ। जो बारिश एकदम ज्यादा हो जाती है ना वो आपके लिए मसाइल पैदा करती है। तो ये सारा क्लाइमेट चेंज का ही फिर इम्पैक्ट आ जाता है कि जो बारिशों का जो सिलसिला है वो ज्यादा बारिशें या फिर ये ज्यादा उसके ये सारी चीजें बारिश के बाद ये एसोसिएटेड फिनोमेनाज हैं। तो अच्छा मेरे साहब, फाइनली एक और बात, क्योंकि हम जरा कराची के हवाले से भी हमें टेंशन है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कराची है सो फार बिन स्पेयर्ड। ना बारिश उस तरह हुई है, बल्कि बारिश तो हुई नहीं है, और आज भी अगर मौसम हम देखें तो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की कहीं इधर उधर बारिश हो रही है। ये सिलसिला क्या कराची पहुंचेगा? नहीं, ये कराची को नहीं इफेक्ट करेगा, लेकिन नया सिलसिला आने वाले दिनों में आ सकता है जो कराची और सिंध के इलाकों को कोई डेट शेयर कर सकते हैं तक हो सिलसिला बनता वो ये देखें। अब अगला स्पेल जो है ना अभी बे ऑफ बंगाल पे लोग, और ये बनती रहेंगे प्रेशर एरियाज जो मॉइस्चर लेके इंडिया क्रॉस करके आते रहेंगे। लेकिन ये है कि आने वाले दिनों में हम इसको नहीं कह सकते कि जी कराची नहीं आएगा, लेकिन कराची के लिए जब कोई ऐसा सिलसिला बनेगा तो हम इंशाल्लाह को एक हफ्ता पहले बात। गॉट इट। बहुत शुक्रिया मेहर साहिबजाद खान साहब, डीजी महकमा मौसमियात। सो फार इट्स ओके हियर इन कराची, बट बाकी मुल्क का क्या हाल है वो तो आपको नजर आ ही गया। और एज वी स्पीक लाहौर में तो ठीक ठाक बारिश हो रही है। लाहौर में रात से 108 मिलीमीटर बारिश हो गई है। अभी भी हो रही है, रावलपिंडी में भी 100 प्लस इज लाइक अर्बन फ्लडिंग हो ही जाती है। मतलब उसमें आप थोड़ा सा पैनिक करके और जो भी आपने प्रिपेयर्डनेस की हो उसको आप इस्तेमाल करना शुरू करें। अच्छा जी, अभी एक ब्रेक ले रही है। अच्छा जी, ये तो आपको पता है कि तवील तरीन इंतजार और सियासी इख्तलाफात के बाद आखिरकार खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन हो गए और ऐवान बाला मुकम्मल हो गया। गुड। और मौजूदा हुकूमत और तहरीक इंसाफ में ताल्लुकात हमेशा बड़े तल्ख रहे हैं, लेकिन केपी में जिस तरह तयशुदा तरीके से सेनेट का इलेक्शन हुआ, हुकूमत और अपोजिशन में वर्किंग रिलेशनशिप जो है उसका तासुर उभर कर सामने आया। तो तवक्को की जा रही थी कि सेनेट में कानून साजी के लिए भी ताउन का ये माहौल शायद बरकरार रहेगा, मगर कल एक बार फिर हालात बड़ी तेजी से तब्दील हो गए। 9 में केसेस में फैसले जो थे वो आ गए। रात 11 बजे के करीब इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने जलाओ घिराव केस में उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और अफजाल अजीम पहाड़ को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। अब बरी वो ना एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए कि बरी का क्या मतलब है। अच्छा, इस सारे में ये तो 11 बजे के करीब फैसले आए, लेकिन बैरिस्टर गौहर कल इससे पहले ही कह चुके थे कि अब मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो चुका है, अब सिर्फ एहतजाज होगा। फिर बैरिस्टर सलमान कहा था कि जो मुफाहमत हुई है हमारी सेनेट में जनरल नशिस्तों को लेकर खैबर पख्तूनख्वा में, इस पे बानी पीटीआई अगर कहेंगे तो हम देखेंगे कि क्या तदबीर इख्तियार करनी है। तो वो उससे जरा हैरानी हुई कि क्या उनको एतमाद में नहीं लिया गया था इस मुफाहमत पे। पीटीआई लीडर्स का क्या कहना था, ये सुन लिया सर। हम ये सारे समझते हैं कि पाकिस्तान में मुतनाज़ा फ़ैसलों के आने में कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन आज पे दर पे जो फैसले आ गए
पाकिस्तान के अदलिया के मुतनाज़ फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। फेयर इन्वेस्टिगेशन करना और आईन के और कानून के तकाज़ों को पूरा करना, ट्रायल करना, ये हमारा बुनियादी हक़ है। और हमने ये दो मुतालिबात हमेशा रखे थे कि जहाँ भी हमारा ट्रायल हो, फेयर ट्रायल हो, कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर ऐसी सज़ाएँ नाइंसाफ़ी है। इससे मुल्क का अच्छा नहीं होगा, इससे मुल्क की न सिर्फ बदनामी हुई है। दूसरी तरफ वालों का मौक़िफ़ भी सुन लीजिए। हुकूमत के नुमाइंदे क्या कहते हैं। बैरिस्टर अकील हिराना साहब हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है सुनिए। एक इंतहा पसंदी थी और अगर एक जमात जो है वहां से पीछे ही ना हटे, ये 5 अगस्त को क्या करेंगे ये मुझे समझाएं। ये खुद इंतहा पसंदी के रास्ते पर अगर चलेंगे तो फिर मामला ये है कि रियासत ने जो भी उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो तो लेने हैं। अच्छा जी, आप सब सुन लिया आपने। अच्छा, सेनेट इलेक्शन के दौरान जो ताउन हुआ, क्या ही बात हो कि वो सेनेट में भी ताउन पहुंच जाए, लेकिन हाउ आयरॉनिक दैट इज अनलाइकली। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा, सैड क्या मतलब ये आजकल तो वैसे जब आधी टीम आपकी और कब आप क्रिकेट के हवाले से खुश हुए थे रिसेंटली, तो सैड ही चल रहा है ना। तो बात ये हो रही है कि क्रिकेट जो फैंस हैं उनको पाकिस्तान टीम ने कल एक और बड़ा धचका ये दिया। बांग्लादेश ने जब पाकिस्तान को दूसरा T20 मैच हरा दिया, शिकस्त देकर सीरीज में फैसला कुन बरतरी हासिल कर लिया और अब एक ही मैच रह गया और वो आखिरी मैच कल खेला जाएगा। क्या वक्त था ना अब्दुल्ला, वक्त किस तरह बदलता है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप की हजीमत से बचने का चैलेंज दरपेश है। लो कर लो बात। अब बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान को 134 रन का हदफ दिया, यानी कह सकते हैं कि हमारे बॉलर्स इस बार नाकाम नहीं रहे, मतलब 134। मगर हम 15 पे जब आधी टीम आउट हुए हैं ना, और हमारे ज्यादातर खिलाड़ी, हमारा टॉप ऑर्डर डबल फिगर में भी नहीं पहुंच सका, सो दैट वाज सर्टेनली अ क्वेश्चन मार्क। बाद में आने वालों ने एफर्ट की, कोशिश की और उस एफर्ट का नतीजा भी हमने समहाउ देखा, लेकिन जाहिर है इट वाज नॉट इनफ कि हम मैच निकाल सकते। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारे स्कोर क्या बना राशिद लतीफ भाई, और उनसे जानते हैं। राशिद भाई, हम कल बड़े थे कि हम शायद ये मैच निकाल लेंगे और जो पहले मैच में गलतियां हैं वो नहीं दोहराई जाएंगी, लेकिन कल भी मैच हम हार गए। ओवरऑल परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, क्या आप समझते हैं कहाँ गलतियां हुई? गलती तो जब टीम बनी थी उस वक्त ही हमने तजिया किया था कि टीम इतनी मजबूत है नहीं, हमारी बॉलिंग बहुत वीक है। बॉलिंग के साथ साथ इस सीरीज में ऐसा लग रहा है कि हमारी बैटिंग सिर्फ फ्लैट पिच पे खेलना जानती है। प्लेयर अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा 2 मैचेस के बाद इनको खेलना नहीं आता, खेलना आता है बिल्कुल, लेकिन इस कंडीशन में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। जहाँ पे पेस चाहिए, हम तैयारी करके गए थे स्पिनर्स की और वहां पे अच्छी पेस के साथ सीम, स्विंग एंड बाउंस मिला और वहां पे हम लोग आउट हुए। कल के मैच की अगर बात करते हैं, और 133 शायद उस पिच के लिहाज से ज्यादा रन किए। वजह क्या थी? हमने स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खिलाया अब्रार को। दूसरा ये कि आखिर में रन बहुत बन गए। जब 8 आउट हो गए थे 16वें ओवर में उनके, तो 17वें ओवर में बाकी 3 ओवर में हमने 2 विकेट जो उनके रह गए थे, 32 रन कंसीड किए हैं, जो कि वही मैच में, वही टाइम में, वही रन, उन्हीं रन ने इस मैच का फैसला किया है। यहाँ पे T20 की स्टॉक बॉलिंग नहीं चलती कि आप स्लो वन भी कर लें, शॉर्ट बाउंसर भी कर लें, या पेस के साथ अगर आप देखें तंजीद साकिब ने जिस तरह से बॉलिंग की है, 2 आउट किए बैक टू बैक मोहम्मद नवाज को और हसन नवाज को, वो टेस्ट मैच की बॉलिंग या ODI की बॉलिंग होती है, आके उन्होंने बॉलिंग अच्छी की। तो यही एक फर्क था, बॉलिंग का फर्क तो नजर आ रहा था जाने से पहले, लेकिन वहां जाके हमें बैटिंग ने बहुत ही मायूस किया है। ऐसी बैटिंग नहीं है पाकिस्तान की। दूसरा, कप्तानी पे बात करना चाहूंगा कि हमने पहले भी तस्करा किया है कि जिनकी जगह नहीं बनती पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, T20 में, वनडे में और टेस्ट में बनती है, वो बहुत अच्छे प्लेयर है, उनको खेलना भी है, उनको कप्तानी भी करनी है। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अपनी गलती के खुद जिम्मेदार है, और बैटल इन चीफ को देखना चाहिए कि जो गलतियां हो रही है उसको कैसे सुधारा जाए। अच्छा, इसमें आप किसी को समझेंगे कि कोई बेहतर परफॉर्मेंस भी की, जैसे फहीम अशरफ वाज द ओनली वन जो ना सिर्फ डबल फिगर्स में 51 बनाकर वो आउट हुए, वो भी बाय चांस ही चल रहा था या फिर यू थॉट कि उनकी कुछ फिर भी बात की जा सकती है?
नहीं, फहीम अशरफ अगर पीएसएल में देखते हैं, चाहे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते हुए हो या कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेलते हुए, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो। हाँ, हर मैच में नहीं होते, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है वो बैटिंग करते हैं। टॉप ऑर्डर पे भी जाते, टॉप ऑर्डर मतलब 5-6 नंबर पे जाएं तो ज्यादा और अच्छा बैटिंग कर सकते हैं। कल 8 नंबर पे आए। अगर आप देखा जाए, इनका करियर देखा जाए, ये है स्पेशलिस्ट T20 बॉलर बैटर। इनको हमने 2021, 2022, 2024 के T20 वर्ल्ड कप नहीं खिलाए, जिसका हमें बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान को। ये वो यूटिलिटी प्लेयर कहलाते हैं। हमने इनकी जगह दूसरों को खिलाया। खैर एनीवे, टाइम चला गया, हमने इनको टेस्ट मैच और एक, लेकिन कल अगर बैटिंग देखते हैं तो तन तना 5 आउट हो गए 15 रन के ऊपर। तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 50 रन भी नहीं करेगा, लेकिन वहां पे आके मैच को क्लोज कर देगा, ऑलमोस्ट मैच ले गए थे। बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है फहीम अशरफ को। आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले किया उन्होंने, एक तरह से हमें थोड़ी सी इज्जत रखी है। बिल्कुल, वो इज्जत रखने वाली ही बात थी, वरना तो बाकी तो जीरो ही थे। जी, एक तो बताइए कि राशिद भाई, इफ यू वर देयर, आप कोई तब्दीली करते जो प्लेइंग 11 है उसमें, जो अवेलेबल हमारे बेंच पे खिलाड़ी बैठे हुए हैं उसमें से कुछ रिप्लेसमेंट करते, तीसरे में प्रॉब्ली हम रिप्लेस कर दें? फिर बहुत से लोग नवाज के बारे में भी सवाल उठाते हैं कि ये आते हैं चले जाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं होती है ऐसी इनकी कहीं भी कि ये आ जाएं, लेकिन ये फिर भी समहाउ आ जाते हैं। देखिए, सिलेक्शन कमेटी पे बहुत बड़ा सवाल का निशान है कि आप इस तरह से प्लेयर्स को लेके आ जाते हैं। प्लेयर सारे अच्छे होते हैं, लेकिन क्या परफॉर्मेंस थी उनकी कि हम उनको लेके आते दोबारा परफॉर्मेंस के बगैर। और अगर आप समझ रहे हैं कि शादाब कबीर का नेमो बदल था, वो उनकी रिप्लेसमेंट थी, शादाब ने खुद परफॉर्मेंस नहीं की हुई, तो फिर उनकी जगह जो उनकी रिप्लेसमेंट है उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं। ऐसा नहीं करें। और स्पेशलिस्ट प्लेयर लेके बहुत ज्यादा ऑलराउंडर थे इसके अंदर, तो सिलेक्शन कमेटी पे बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि आप इस तरह के प्लेयर्स क्यों लेके जाते हैं जिनकी टीम में जगह नहीं बनती। तो मेरे ख्याल से अब हम किससे अपील करेंगे? और एक से तो कर चुके हैं, और नियत पे भी हमें फितूर नहीं है कि कोई नियत का प्लान होगा, नहीं ऐसी नहीं है। राशिद भाई, नियत पे क्या शक करना है, मतलब सब कुछ तो सामने ही है। इंटेंशन तो सारों की होगी कि हम कोई जबरदस्त किस्म की का प्ले करें। बड़ा टाइम गुजारा है, टीम बड़ी सोच समझ के बनाई है, तो बड़ा प्रेशर वैसे तो होगा मैनेजमेंट पे भी, कप्तान पे भी, सिलेक्टर्स पे भी, कि भाई हमने फाइनली टीम बना के भेजी है और दिस इज द परफॉर्मेंस। लेकिन इनको इन्हीं के साथ चलना चाहिए, राइट? नहीं, इनके साथ नहीं चल सकते। देखें, हमने देख लिया है, प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन 2-3 प्लेयर अगर आ जाते हैं यहाँ पे, हमारी फास्ट बॉलिंग अगर पूरी होती ना, हम यहाँ पे उनको 100 भी नहीं कर लेते थे। अगर हारिस की मैं बात करता हूँ, इवन नसीम है या शाहीन है या हसनैन है, ये वो बॉलर है जो इन पिचेस के ऊपर नहीं खेल लेते थे। पेस है उनकी, और थोड़ा बहुत मतलब वसी तजुर्बा भी था उनके पास। तो मेरे ख्याल से जो सिलेक्शन थी फास्ट बॉलिंग, इन पे हम बिलीव कर सकते कुछ प्लेयर के साथ, लेकिन पूरे टीम को हम कंटिन्यू करेंगे तो मेरे ख्याल से वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगली सीरीज हमारी आयरलैंड अफगानिस्तान से भी है, वेस्ट इंडीज से भी है, तो क्या? क्योंकि राशिद भाई, कहा यह जाता है ना कि बहुत जल्दी जी तब्दीलियां जो है वो मांगना स्टार्ट हो जाते हैं, वेयर एज दे शुड बी गिवन टाइम। और इसलिए कह रहे हैं कि क्या ये वो टीम है जिसको टाइम देना चाहिए, या फिर इसमें ऑलरेडी फॉल्ट्स नजर आ गई और बिल्कुल इसको आगे? यहाँ पे हेड कोच को टाइम नहीं दिया जा रहा। देखिए, अक्टूबर में हमने गैरी कैस्ट्रोल को उठाया, दिसंबर में हमने तो जेसन गिलेस्पी को उठाया, फिर आकिब जावेद आए, वो चले गए। तो जहाँ के ऊपर की सोच ये है कि हमें कोच को भी तब्दील करना है, तो टीम तो आप बनाएंगे ही ऐसी ना। जो कोच आता है अपनी टीम बना रहा है। माइक हैसन को क्या पता यार ये प्लेयर कैसे हैं, उनको एक सर्टेन फ्रेंचाइज का पता था। आप शाहीन की टीम देख लें या ऑस्ट्रेलिया जो टीम गई वो देख लें, या ये टीम देख लें, डोमिनेशन है उसकी कोचिंग स्टाफ की, उसकी टीम की, सब लोगों की डोमिनेट किया, क्योंकि वो उन्हीं को जानता है। तो ये वजह है कि मेरे ख्याल से लोकल कोचेस पे बिलीव करें, साथ में रखें, क्योंकि अच्छे खासे क्रिकेट खेले हुए हो, आप रखें उनको। ये ना हो कि कोई प्लेयर अपना बोर्ड में काम कर रहा है, प्लेजेंटली खेलने चला गया। बांग्लादेश से हम सीरीज बचाने की बातें कर रहे हो कि वो हमें क्लीन स्वीप ना करते हैं। How much pressure does it create on the captain and on the coach? नई मैनेजमेंट ही हम इसे कहेंगे ना सर। जो काबिल लोग होते हैं ना, उन पे प्रेशर पड़ता है। ये मुझे नहीं लगता कि इतने टीम इस लेवल की है कि सोच भी रहे होंगे यार 3-0 कोई बात नहीं, हम 2-0 तो टेस्ट भी हारे हैं। सुफियान की कोई जगह बनती थी एट द सेम टाइम
सुफियान की छोड़े अबरार को, इन्होंने अबरार को बिठा दिया। तो सुफियान तो दूर की बात है ना, एक ही स्पेशल बॉलर आप खिला रहे थे, एक सिर्फ वो था अबरार। हम सोच रहे थे दूसरा भी लेके आए, उन्होंने दोनों की बात कर दिया। तो ये अप्रोच, इनकी सोच शायद ये बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए, हम लोग थोड़ा पीछे रह गए। इसीलिए एक सवाल, मतलब ऑब्वियसली जो एक्सपर्ट्स अगर आप कहना चाहें तो वो तो उधर ही बैठे हुए हैं और उन्होंने बड़ा निट पिक करके इस टीम को बनाया है, तो एक एक्सपेक्टेशन तो होती है कि कोई पीछे सोच होगी, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि यहाँ कोई सोच है? मैच में वैसे हम क्या करें राशिद भाई, हम कुछ बेंच में से कुछ ले आए तो फिर कुछ मैच बचा सके। जी, आपने बात की थी, वो सवाल आपका रह गया था, जवाब रह गया था। देखिए बेंच जब आप कंडीशन देख लेते हैं ना, और माइक हसन ने बोल भी दिया पिच ऐसे नहीं है, तो आपके पास मैं होऊंगा, देखूंगा यार मेरे पास सीनियर प्लेयर कौन है जो फर्स्ट क्लास खेल के आए हुए। साहबजादा फरहान ऐसा प्लेयर जो कि रुक के खेल सकता है, फिर हुसैन तलत है जो 2014 से फर्स्ट क्लास भी खेल रहा है और क्रिकेट में है वो। तो आप ऐसे प्लेयर लेके आएंगे जो बॉल को मतलब 200 नहीं करेंगे, वो 160 तक लेके जाना चाहेंगे। दो प्लेयर ऐसे हैं, सलमान अली आगा को अपना नंबर 3 नंबर पे करना चाहिए, वो नीचे आ रहे हैं T20 में या ऐसी पिचेस पे। ये 3 बैटर्स ऐसे हैं कि 2 आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पिंच हिटर नहीं है। पिंच हिटर वनडे में एक जमाने में कालू वितराना को लेके आए थे श्रीलंका, उनसे ये नहीं सोचा था कि 100 करेंगे, वो पिंच हिटिंग करेंगे बस। लेकिन जब मैं बात करूंगा मैच को फिनिश करने के लिए, तो मैं देखूंगा एडम गिलक्रिस्ट कैसे खेलता है, वो मैच को फिनिश करता है, वो पिंच हिटर नहीं है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे भी सोचना चाहिए कि हमें पिंच हिटर नहीं चाहिए, यहाँ पे पिचेस ऐसी नहीं है। हमें जो नॉर्मल क्रिकेट है, सिंगल डबल और बीच में एक बाउंड्री की 6-7 रन वाली, वो चाहिए। 7 रन बनाते हैं तो 140 तक रन हमारे बन जाते हैं, तो यही रिक्वायरमेंट है। तो मेरे ख्याल से हुसैन तलत हो गए, सलमान अली आगा हो गए और साथ में साहबजादा फरहान हो गए, 3 ये हो गए। ऊपर फखर है और ताइम अय्यूब है, इनफ है। एक आध हारिस को आप ट्राई कर सकते हैं, तो ये टीम बेहतर होगी, नंबर नीचे हो जाएंगे सब पिंच हिटर्स के। जी राशिद, जिनकी आप बात करने का मतलब इन लोगों ने तो 96 का वर्ल्ड कप जता दिया था, जसूरिया है। दैट्स राइट राशिद भाई, थैंक यू। बिस्मिल वजीद क्या बात कर रहे हैं, दुआ कर सकते हैं जी कल वाला मैच जो है वो अच्छा होगा, मतलब बिल्कुल ही व्हाइट वॉश ना हो जाए ना, व्हाइट वॉश ना हो जाए ना, एक अपने नाम हो जाए। तो अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, we need to find out, sorry बारिश is taking over all of our attention and senses because we want to know कि हो क्या रहा है। अब इस्लामाबाद के जो हालात हैं sort of unprecedented भी हैं। फिर रात से बारिश हो रही है। शबीर डार हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद में हैं, हमें बता रहे हैं क्या हालात हैं उधर। शबीर, क्या लग रहा है उधर, क्या हो रहा है? जी, इस्लामाबाद दरियाई स्वां के किनारे से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। गुज़श्ता रोज़ यहाँ से चंद कदम के फासले पर इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी फेज़ 5 में बाप बेटी कार में सवार थे जो बरसाती नाले में बह गए। अभी तक दोनों बाप बेटी या गाड़ी की तलाश नहीं की जा सकी है और आज दूसरे रोज़ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है जारी है। रात गए भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। दरियाई स्वां में इस वक्त भी पानी का जो बहाव है वो तेज़ है, पानी की लहरें आप देख सकते हैं। चूँकि आज इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर बारिश हुई है और तेज़ बारिश हुई है, जिसके बायस दरियाई स्वां में जो पानी का बहाव है वो तेज़ है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात गए भी जारी रहा और गुज़श्ता रोज़ रेस्क्यू टीमों को गाड़ी का बम्पर और साइड मिरर मिला था, लेकिन उसके बाद पाक फ़ौज का हेलीकॉप्टर और पाक फ़ौज की ड्राइविंग टीमें और जो रेस्क्यू 1112 की टीमें हैं या जो DHA की इंतज़ामिया है, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया है, वो रात गए से मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ है। ताहम अभी तक कोई तलाश नहीं की जा सकी जो बाप बेटी गाड़ी में सवार थे और जो बरसाती नाले में बह गए थे। अभी तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। अभी तक नहीं पता चल सका मतलब है। आई एम जस्ट थिंकिंग कि वैसे तो हम सिर्फ सोच ही सकते हैं ना कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। जब वो गाड़ी पता चल गया था कि वो फंस गई है उस रेले में, कुड दे नॉट हैव ट्राइड टू कम आउट? तब तक अब्दुल्ला तब तो इतना डीप नहीं था, बहुत ही कम वक्त था। मतलब लिटरली वो 3 सेकंड में गाड़ी इधर से इधर हुई है एंड देन इट्स गॉन। और फिर जो नाले में जा रही है, वो नाला तो खैर बहुत डीप है, तो कोई बैरियर नहीं है कि चीजें नाले में ना जाएं? ये बात ये भी तो एक सवाल है। इतना बह गया कि वो दूसरा तीसरी बात हुए, क्योंकि वो कोई लोहे की ग्रिल हो, कुछ भी हो, गाड़ी गई है उसके अंदर। गाड़ी कैसे गई ये मुझे गाड़ी जैसी इतनी बड़ी चीज है, कोई शख्स इधर उधर कोई जानवर गिर जाए, दैट्स अनदर स्टोरी। तीसरी बात ये कि लोग सेफर फील करते हैं इनसाइड द कार,
कोई भी आपको बाहर कोई ऐसा माहौल, मौसम या कुछ ऐसा नजर आ रहा हो तो गाड़ी बिकम्स योर काइंड ऑफ अ सेफ स्पेस। हाउएवर ये जो बारिशों का ये सीन है और जिसमें अर्बन फ्लडिंग हो रही है, गाड़ियां बह रही हैं, गाड़ी इज द मोस्ट अनसेफ प्लेस। ये आप निकल के तो मतलब आप निकलने की शायद कोशिश करें, ऑल्दो मे बी वी शुडंट इवन बी सेइंग दैट, लेकिन अगर आपको एक मोमेंट मिलता है। टूरिस्टों का हमने बयान सुनाया, बताया कि जो लोग बाहर अपनी गाड़ियों से निकले हुए थे, सूरत हाल देख रहे थे, वो बच गए। और जो फैमिलीज, और यूजुअली फैमिलीज और बच्चे जो है ना वो कन्फाइंड रहते हैं गाड़ी में, घर में। ये भी यही कहते हैं लोग कि भाई आप लोग तो बैठे, आप लोग तो बैठे, हम देखते हैं। जो फैमिलीज बैठी हुई थी वो बह गई साथ, बिकॉज पूरी देखिए पूरा एक कैप्सूल बन जाता है ना वो गाड़ी या बस या वैन या व्हाटएवर इट इज, तो वो तो पानी उसको जहां जहां लेके जाएगा और सारे जो अंदर बैठे हो, बेशक 2 लोग हो या 10 लोग हो, उसके साथ ही बहेंगे। मतलब दे आर लिटरली एट द मर्सी ऑफ द वाटर। एंड हम जलास में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, नहीं मिल रहे लोग अभी तक। यहाँ भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, नहीं मिल रहे लोग। अनबिलीवेबल। और फिर वो जो एक और जो बड़ी ही दर्दनाक चीज है ना, एवरीथिंग इज कैप्चर्ड ऑन कैमरा। तो फिर ऐसी जो मैं बातें कर रही हूँ ना, वो 100,000 चीजें आती है, क्योंकि आपको नजर आ रहा होता है कि ये इस पॉइंट पे क्यों नहीं निकले, उस पॉइंट पे क्यों नहीं निकले। बट द पॉइंट इज वी कैन नॉट, हम नहीं सोच सकते कि वहाँ उस मोमेंट पे डिसीजन मेकिंग कितनी मुश्किल होगी, कितने आप पैनिक होते हैं और क्या आपको लग रहा होता है। मगर देखिए रेलिंग जो होती है वो पुल के ऊपर ही होती है ना, जो साइड्स होती हैं यूजुअली इन दरियाओं के किनारों की, वो तो खुली होती हैं। वो पिकनिक स्पॉट्स भी होते हैं, वो सब कुछ होता है। भी अब इस पे कुछ सोचा जाएगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस, बिकॉज अब ये बारिशें तो होनी है, ये रोका नहीं जाएगा। ओके, मूविंग ऑन, वी हैव अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट। जैसे कि आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा में सीज फायर की दी गई डेडलाइन कब की खत्म हो चुकी है, आपको पता ही है। गजा में सीज फायर, रोज कत्ल गारत करी चल रही है, रोज ना सीज फायर हुआ, ना इजराइल तो मारा हुआ ही है यहाँ पे बसने वालों को। रोज बमबारी में दर्जनों सैकड़ों लोग शहीद किए जाते हैं एवरी डे इन हंड्रेड्स। इजराइल ने हत्ते और लाचार फलस्तीनी बच्चों, औरतों और शहरियों, जिसमें बूढ़े लोग भी हैं, उन पर सफाकाना हमले जो है वो बिल्कुल जारी रखे हुई है, जैसे कि दुनिया देख ही नहीं रही। वो एक्चुअली कब से लगे हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 130 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं। 24 घंटों में 100+, 1000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। गजा में कहत पड़ा हुआ है, आपको पता ही है कि यहाँ तक कि मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले सहाफियों के लिए भी जिंदा रहना मुश्किल होता जा रहा है। दे आर नॉट लीविंग एनीबडी हु वांट्स टू कवर इट आइदर। तो फलाही तंजीम जो है जिसमें सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि गजा में सूरत हाल तबाहकुन है और हर फर्द भूख का शिकार है। खुराक की किल्लत से मजीद 21 बच्चे इंतकाल कर गए हैं। I don't wanna talk about, मतलब इस दुनिया में कोई भूख से भी मर रहा हो, आप सोचिए, हर चीज जो है वो उस छोटे से एरिया में हो रही है। और वो जो अमेरिका ने इमदाद दी थी उसकी कहानी आपके सामने आई होगी, वो खत्म हो गई, वो जला दी गई, बिकॉज़ पहुंचने ही नहीं दी गई ना। इजराइल का जुल्म का और ये भी एक टैक्टिक है, दे मेक श्योर, अच्छा दुनिया भेजे, बाकी अंदर लेके जाना उसको, ये एड जाएगी कि नहीं जाएगी ये तो इन्हीं के हाथों में है ना। कतारों में जो लोग लगते हैं खाना लेने के लिए अपनी खाली बर्तन हाथों में पकड़े हुए, उनको लगने दिया जाता है पहले बाकायदा बाय डिजाइन बाय प्लान कि हाँ जी ये जमा हो जाए, हम यहाँ पे एक खाना बांटेंगे, फिर बम गिराए जाते हैं, फिर बम गिराए जाते हैं। अक्टूबर 2023 से ये शुरू हुआ है सिलसिला। इजरायली बमबारी में अब तक 60,000 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान ने कल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन, कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात के हल से मुताल्लिक़ करारदाद भी पेश की है, जिसे मंजूर किया गया। करारदाद में कहा गया है कि दुनिया ग़ज़ा का मसला पुरअमन तरीके से हल कराए। मुबाहिसे के दौरान वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हल ना होना आलमी बरादरी का दोहरा मयार साबित करता है। The Security Council has prime responsibility in this regard. Yet we continue to witness the persistence and proliferation of unresolved conflicts, many of which remain on the Council agenda for decades. Selective implementation of Council resolutions, double standards, and the politicization of humanitarian principles have eroded its credibility and effectiveness. The ongoing tragedies in Palestine and the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir are vivid examples of this malice. It is time to return to the spirit of San Francisco, where the Charter was born out of the ashes of war and with a hope for peace. At the 80th anniversary of the foundation of
the organization, we owe it to the peoples of the world to make the UN even more relevant as a platform for dialogue, but also as an institution that delivers justice, upholds international law, and promotes sustainable peace. मतलब दुख भी होता है एंड इट ऑलमोस्ट लुक्स शेमफुल के इर्द गिर्द अभी वजीर खारजा बात तो कर रहे थे और इर्द गिर्द जो मुल्कों के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए थे, कोई कुछ नहीं कर सकता। और हकीकत एक्चुअली ये है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो आलमी तनाज़ात रोकने में बिल्कुल नाकाम रहा है। अगर आप पीछे भी देख लें बहुत सालों में, यही वजह है कि इस इदारे पर दुनिया का एतमाद जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के पास आखिरी मौका है कि वो फ़लस्तीनी अवाम को इजराइल के मुजालिम से ना सिर्फ बचाए बल्कि उन्हें फ़लस्तीनी रियासत का आलमी तस्लीम शुदा हक भी दिलाए। और वरना अक़वाम मुत्तहिदा का काम क्या है सीरियसली, वरना वो क्या कर डॉक्टर साहब होती है हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सफारतकार हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। डॉक्टर साहबा, ट्रंप का वादा था, शायद ख्वाहिश भी थी कि इजराइल हमास का सीज़ फायर हो जाए, लेकिन ये बात अब तक तो बन नहीं सकी। सो क्या नाकामी कहा जाए, नाकामी समझा जाए इसे अमरीकी सदर की? मैं समझती हूँ कि सदर ट्रंप ने इतनी दफ़ा कहा कि वो गाज़ा में एक सीज़ फायर जंग बंदी कराना चाहते हैं और जल्द अज जल्द, लेकिन लगता है कि उनके अल्फाज जो हैं वो बस अल्फाज तक ही रहा सब कुछ, इसलिए कि जो वो कर सकते थे इजराइल को रोकने से उन्होंने नहीं किया। आपको मालूम है कि अब तक 60,000 के करीब फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं जो जंग इजराइल ने मुसल्लत की है गाज़ा पे। इसके साथ साथ रोज़ाना रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन जो लाइनों में खड़े होते हैं इमदाद के लिए, इसलिए कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा फैमिन जो है, भूख फैल चुकी है कि जो लाइनों में खड़े होते हैं उनको इजरायली फोर्सेस जो हैं वो शहीद कर देते हैं। बल्कि उनको ऑर्डर्स हैं, बकौल एक इजरायली अखबार के, उनको ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आप फायर कर सकते हैं इन लोगों पे जो अनआर्म्ड हैं, इनोसेंट हैं, भूखे हैं। देखें, यूएन की तरफ से भी वार्निंग्स आ रही हैं कि इस वक्त भूख से फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। इसके अलावा जाहिर है इजराइल बमबारी करता जा रहा है और अब तो एक लैंड ऑफेंसिव भी शुरू कर दिया है उन्होंने सेंट्रल गाज़ा में। तो बात ये है कि ये ट्रंप ने किया क्या है सवाए अल्फाजी कार्रवाई के? वो अगर रोक सकता था तो क्यों नहीं रोका उसने? मैं तो ये समझती हूँ कि उसने ग्रीन लाइट दी है इजराइल को, उसने ग्रीन लाइट दी है इजराइल को कि वो जो मर्जी करे। और इजराइल आप देख सकते हैं कि क्या कर रहा है, एथनिक क्लेंजिंग चैलेंज। यकीनन ग्रीन लाइट ही फिर किया होगा, लेकिन अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ नहीं किया, बाकी दुनिया भी खामोश है। और गजा में बिला किसी शक व शुबा एक नस्ल कुशी जोरों शोर से जारी है, दुनिया देख रही है। डॉक्टर साहब, क्या ये उम्मीद रखें कि कहीं कोई संजीदगी से रोकने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये सब तभी खत्म होगा जब इजराइल चाहेगा, या फिर जब गजा बिल्कुल खुद ही खत्म हो जाएगा? मेरा ख्याल है मायूस कुन बात जो है वो ये है कि ये कत्ल गारत रोजाना हो रही है, बच्चे शहीद हो रहे हैं, बूढ़ों को मारा जा रहा है और फैमिन फैलती जा रही है, लेकिन मुसलमान दुनिया से सिवाय अल्फाजों के और कुछ नहीं हुआ, सिर्फ वर्ड्स विच आर नॉट मैच्ड बाय एक्शंस। तो ना अरब लीग ने कुछ किया, ना ओआईसी ने कुछ किया, तो मगरिब को तो छोड़ दें, वहां से फिर भी मैं समझती हूँ कुछ आवाजें उठ रही हैं इजराइल के खिलाफ। अगर आप मुसलमान दुनिया पे नजर डालें तो वहां से तो मैं समझती हूँ कि ये जो इनएक्शन है मेरी नजर में तो ये कंप्लिसिटी है। ये तो फिर एक तरह से आप कह सकते हैं कि कुछ ना करना तो फिर इजराइल को ये इजाजत दे रहा है कि वो इस तरह की कार्रवाई करता जा रहा है। स्पॉट डॉक्टर साहब, बाकी मगरिब से फिर भी कुछ आवाजें उठ रही हैं, लेकिन मुस्लिम जो दुनिया है वो काफी खामोश है, बिल्कुल ही सोए हुए हैं, ऐसा महसूस होता है। डॉक्टर साहब, बस पूरे और अवामी सतह पे भी आप देख लीजिए कि मगरिब में कितने बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं, इधर भी हुए हैं, मतलब मुस्लिम ममालिक में भी नहीं है, लेकिन नो कंपैरिजन एट ऑल, यू आर राइट। और वो हो के एक टोकन जिसको कहते हैं वो हो के खत्म हो गया सारा। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल पता नहीं करना भी चाहिए नहीं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा भी है ना, उसका कोई किरदार, मतलब हम तवक्को भी करें कि इसका कोई किरदार बचेगा, होना चाहिए, होना तो चाहिए था, या ये सवाल भी अब नहीं करना चाहिए? देखिए, यूएन जो है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग या कमजोर होता है जितना कि उसके मेंबर स्टेट्स होते हैं। तो अगर जिसकी जिम्मेदारी है जंग रोकना, अमन कायम करना,
जो कि सिक्योरिटी काउंसिल की है, वो तो इस वक्त पैरालाइज्ड है अमेरिका की वजह से। तो जब तक ये जो बड़े बड़े पार्स हैं जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में हैं मौजूद, उनमें हम आहंगी ना हो, एग्रीमेंट ना हो, तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें यूएन को कसूरवार ठहराना तो मैं समझती हूँ कि मुनासिब नहीं है, लेकिन उन मुल्कों को ज़रूर जिम्मेदार ठहराना चाहिए जिनका वाकई ये कसूर है, जो कि इजाज़त दे रहे हैं, ग्रीन लाइट दी है अमेरिका ने इजराइल को। और फिर मैं एक और चीज़ भी कहूँगी जिसका मैं समझती हूँ कि इतना ज़्यादा लोगों को अभी तक पता नहीं है, और वो ये है कि इजराइल इस वक्त कोशिश कर रहा है कि जो गाजा के 2 मिलियन बाशिंदे हैं उनको धकेल दें एक जगह जिसको राफा कहते हैं, शहर जो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, और वहाँ एक कंसंट्रेशन कैंप बनाएंगे, यानी कि उस शहर को बंद कर देंगे और उन लोगों को ये कहेंगे आप बस यहीं रहें, और अगर कोई यहाँ से जाना चाहता है तो वो किसी और मुल्क चला जाए। तो ये तो बहुत ही खौफनाक प्लान है जिसको इजराइल इस वक्त इम्प्लीमेंट कर रहा है। मैं समझती हूँ कि इस वक्त अगर आवाज़ें नहीं उठेंगी इस प्लान के खिलाफ, तो हम एक बहुत ही बड़ा सानेहा देखेंगे, ट्रेजेडी जो कि उससे भी बड़ी होगी जो कि हम आज देख रहे हैं ट्रेजेडी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलीहा लोधी साहिबा फॉर स्पीकिंग विद अस। व्हाट मोर कैन वी से? के बाद नाज़िर होते हैं। अच्छा जी, पिछले 5-7 सालों में आपने देखा है दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया का एक इनकलाब आया है। यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और एक नई तर्ज की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आप समझे वो बन गई है। और फिर व्यूज होते हैं और लाइक्स होते हैं, इसकी बड़ी एक गेम ऑन हो जाती है। एंड येट कुछ इनमें से होते हैं, हजारों लोग समझे ट्राई करें, लेकिन कुछ ही होते हैं जो उभर के सामने आते हैं जिनकी एक्चुअली कंटेंट इतना पसंद आता है कि वो वाकई वायरल होता है। थिन लाइन भी होती है ना, वायरल तो बहुत चीजें हो जाती हैं हुमा, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि क्वालिटी कंटेंट भी हो। जो मतलब बहुत सारे डेली ब्लॉगर्स हैं उन पे आपको पता ही है किस किस्म का कंटेंट होता है, लेकिन एक मयारी कंटेंट जो वायरल हो वो कम है तादाद, और इनमें एक है तला अहमद। देखा होगा आपने डेफिनेटली। तला, वेलकम टू जियो पाकिस्तान, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा तला, ये बात सच है कि आपने कंटेंट क्रिएशन जो है वो लिटरली इसी साल शुरू की? जी ऐसा ही है, मैंने इसी साल शुरू की थी तकरीबन कुछ माह पहले, और वो इतना अच्छा सिलसिला उसका चल पड़ा कि लोगों ने पसंद किया, और लोग हैरान भी होते हैं कि आपने मतलब लाखों आपके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, लाखों, 8 लाख तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब, टिकटॉक, यू नेम इट, ही इज बीइंग फॉलोड बाय एवरीबॉडी। तो मतलब कहाँ से ये शौक आया और इसी साल आपने शुरू किया, लेकिन इंस्पायर कहाँ से हुए? क्या मैं भी बनाता हूँ? मैं शुरू से ही, मुझे जब मैं पढ़ता होता था स्कूल में तो मुझे था कि वीडियोस वगैरह बनानी है, इससे शौक था उस टाइम से ही, लेकिन समझ नहीं आता था किस तरह वीडियोस का आगाज़ लेना है, शुरुआत करनी है। तो शुरू में एक सोशल मैसेज के तौर पर वीडियोस बनाई, वो इतनी चल नहीं पड़ सकी। फिर गांव गया, वहाँ वीडियोस बनाए, फिर घर आया, यहाँ वीडियोस बनाई, फिर आम लोगों से रिलेटेड माशरे के ऊपर तो वीडियोस बनाई, तो लोगों ने काफ़ी सराहा उसको, काफ़ी पसंद किया। माशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और आपकी उर्दू इतनी अच्छी है, इतना साफ, मतलब बोलने का अंदाज अच्छा, और अदाकारी के जरासीम भी भरपूर है ना। पहले तो आप सोशल मैसेज और वो सारा कंटेंट बनाते थे, लेकिन अब आप मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में ढल जाते हैं। सो ये बचपन से एक्टिंग, बचपन ही है वैसे तो, लेकिन एक्टिंग का शौक भी शुरू से? एक्टिंग का शौक इस तरह से कह सकते हैं, क्योंकि मैं अब जिस तरीके से आप कहते हैं कि हर कैरेक्टर की मुख्तलिफ वो होती हैं, वालिद, वालदा, छोटा भाई, बड़े भाई, तो कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ पाया जाता है जो नजर आता है वीडियोस। तो जो आपकी एक्टिंग होती है, अगर वालिद की हो या भाइयों की या फैमिली की हो, तो वो आप अपनी फैमिली से ही इंस्पायर हो रहे होते हैं या इधर कुछ दोस्तों के, रिश्तेदारों से भी देखते हैं? बस लोगों से, गली मोहल्ले, अपने फैमिली, रिश्तेदार, इन्हीं के ऊपर, इनसे रिलेट करके। अच्छा, अब वजीर आजम से कैसे मुलाकात हुई? ये भी एक किस्सा है ना, इम्पोर्टेंट है। आपकी यही वजीर आजम वाली वीडियोस ही लाखों लोग अब तक देख चुके हैं। ये कैसे राब्ता हुआ, किसने राब्ता किया? ये राब्ता इस तरह से हुआ कि मैं इस्लामाबाद गया हुआ था, एक प्रोग्राम अटेंड करने, एक इवेंट अटेंड करने गया था, तो वहाँ हमारा राब्ता मेरा पहले प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की तरफ से हो रहा था। पहले भी मेरी कराची में उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने हमसे कहा था कि आपको मुलाकात वहाँ करवाएंगे इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर से। तो वज़ीर आज़म साहब से मिलकर बहुत खुशी हुई, हौसला अफजाई की उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन्होंने हमें खुशामदीद कहा। तो वहाँ पे और भी थे साथ उनके, लेकिन ये कि उन्होंने मुझसे वहाँ पे अच्छे से मुलाकात की, हौसला अफजाई की। और बाकी जो क्रिएटर इस फील्ड में रहते हैं
वो भी जो माशरे में मुस्बत अपने पैगाम के ज़रिए एक असर छोड़ रहे हैं, उनको भी चाहिए कि अपनी मेहनत पे काम करते रहें। इंशाल्लाह वज़ीर आज़म के दरवाजे जो हैं वो सबके लिए खुले हुए हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। जबरदस्त। लेकिन आई एम क्यूरियस, वज़ीर आज़म से जब मुलाकात हुई तो कोई आइडियाज उन्होंने भी दिए कि ये कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे मेरे पे ही बना लो किसी दिन। हाँ, मतलब क्योंकि वो भी गाते हैं और वो बड़े एंटरटेनिंग है हमारे वज़ीर आज़म, एक्चुअली इतनी ज़बानें वो जानते हैं। गुफ्तगू है जी, उनका गुफ्तगू का तर्ज अलग है और अच्छा है, अच्छे से मिलते हैं। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी कि ये वीडियोस बनाओ या मुझ पे बना लो वीडियो। एक नॉर्मल मेरा ख्याल है कि आपके ज़हन में जरूर खुद से आइडियाज आ गए होंगे। क्या हम दे रहे हैं आपको आइडिया कि जरूर बनाए, वैसे वो तो मतलब आपके फैन है तो उनको तो पसंद ही आएगा। ऐसा ही। अच्छा, वैसे कंटेंट क्रिएटर्स में क्योंकि माशाल्लाह हमारे पास इतने हैं और बड़ा ग्लोबल फेम भी है बहुत से के पास, तो किन से आपकी कोई मुलाकात, कोई बनती हुई कोलैबोरेशंस होती हो, है किसी से? जी, मेरी मुलाकात तो काफ़ी सारों से हुई है, लेकिन ये कि कोलैबोरेशन अगर कहें तो वो तो गिनती के चंद एक हैं, उनसे अभी तक हो पाई है वीडियोस जो मिल के बनाते हैं। मुलाकात काफ़ी से है। अच्छा, ये काम मुश्किल है क्योंकि जहाँ बहुत सारे लोग इसी शोबे से मुंसलिक हैं, लाखों रुपए माहाना कमा रहे हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी दिखा के, जाहिर है वो भी एक काम है, लेकिन कभी आप उस तरफ टेम्प्ट हुए? क्योंकि एक बड़ी बहस है हमारे माशरे में, ये इंपॉर्टेंट बहस है कि जी जो वीलॉगर्स हैं, पर्टिकुलरली जो डेली वीलॉगर्स हैं, इन पे बड़ी तनकीद होती है कि देयर इज नो नथिंग प्रोडक्टिव कमिंग आउट ऑफ देयर कंटेंट। सो कभी आप भी उस तरफ टेम्प्ट हुए कि हाँ जी ये तो बड़ा आसान काम है, रोज जो भी सुबह उठ रहा हूँ और शाम को सो रहा हूँ रोजाना करूंगा और लाखों डॉलर आ जाएंगे? ये इस तरह से है कि जो व्लॉग वगैरह बनाते हैं, मेरा काम मुख्तलिफ है। मैं वीडियोस बनाता हूँ फनी, आम लोगों की जुड़ी हुई जिंदगी से मुतल्लिक। पूरी एक सोच होती है इसके पीछे। जी बिल्कुल। वो हमें लिख लेते हैं, पूरा एक स्क्रिप्ट लिखा होता है आपने? हाँ बिल्कुल, पूरी एक स्क्रिप्ट लिख लेते हूँ, फिर उसे बनाना, फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना। तो मेरा काम और मेरा टाइम उसी में सर्फ होता है। तो मेरी फील्ड अलग है, उनकी फील्ड अलग है। और कितना रेगुलर है, कितना फ्रीक्वेंसी क्या है आपके कंटेंट की? रेगुलर इस तरह से है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं रोज वीडियो अपलोड करूं। मुश्किल काम है, लेकिन मुश्किल काम काफी है। रोज वीडियो अपलोड बाज़ औक़ात नहीं भी हो पाती, फिर 2-1 दिन छोड़ के वीडियो अपलोड होती हैं, लेकिन ये कि मुस्तकिल रहना पड़ता है। अच्छा, ये हम जरूर बताना चाहते हैं क्योंकि कुछ लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि जी कंटेंट क्रिएटर का क्या काम होता होगा, कुछ भी कर लो। नो, इट इज एन आर्ट। मतलब आपका बड़ा आर्टिस्टिक और थॉटफुल माइंड है, जहां आप पहले सोच रहे हैं, फिर उसको लिख रहे हैं, फिर आप वो शूट कर रहे हैं, फिर आप एडिट कर रहे हैं, फिर आप अपलोड कर रहे हैं। दिस इज अ लॉट ऑफ टाइम बाय द वे। ये एक एक्चुअली जॉब है। लग जाता है। सो मोबाइल पे एडिट करते हैं या वजीर आजम ने जो आपको लैपटॉप गिफ्ट किया उसमें भी मदद मिल सकती है आपको उससे? मैं जो है इस तरह की वीडियोस, जब मेहनत करते हैं, आप वीडियो बनाते रहते हैं इस तरह की, उसके ऊपर आपकी मेहनत सर्फ होती है, जैसे स्क्रिप्ट लिखी, वीडियो बनाई, तो उसका फिर आपको सिला भी मिलता है, अजर भी मिलता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि वज़ीर आज़म से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे अपने हाथों से, अपनी तरफ से एक ज़ाती तरफ से लैपटॉप भी दिया था। साथ उन्होंने एक खूबसूरत सी शील्ड दी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। इस पर प्रेजेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी दर्ज था। और भी उन्होंने मेरे कंटेंट को लेकर हौसला अफजाई की, कहा कि तुम पाकिस्तान का सरमाया हो, पाकिस्तान की यूथ हो और पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, तो इसलिए अगर आप पढ़ना चाहो कहीं आगे कैम्ब्रिज तक की, हालांकि अगर तालीम हासिल करना चाहो तो वो भी आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपकी करेगा। और अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड बात है तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट आपकी अदा करेगी। तो ये एक अच्छा इकदाम था वज़ीर आज़म की तरफ से। और आप तो माशाल्लाह वैसे ही इतने पढ़ने वाले घर में, आपके सारे बहन भाई डॉक्टर्स हैं, बाज बन रहे हैं, बाज बन गए हैं। सो मतलब इट्स अ वेरी, एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है और जबरदस्त काम है ना कि वो भी साथ साथ चल रहा है और साथ कंटेंट क्रिएशन भी हो रही है। लेकिन कमाल की बात ये है कि इतने कम अरसे में लोग सालों लगा देते हैं और उनकी वो रीच नहीं हो सकती जो कि तलहा की हो गई। एंड ही स्टार्टेड दिस ईयर। लेकिन कंटेंट अच्छा होना चाहिए। हमारे साथ कोई आइडिया आ रहा है कंटेंट बनाने का? इस वक्त एक बहुत मुख्तसर वक्त मैंने यहाँ पे गुजारा है और वो भी सारा सवाल जवाब में। लेकिन ज्यादा टाइम अगर इंसान रहता है तो एंकर से जुड़ी वीडियोस आ जाती हैं जहन में। जैसे मैंने एक एंकर बनाई हुई थी, सुहेल वड़ाइच हमारे होते हैं। जी सुहेल वड़ाइच हैं हमारे, तो मैंने उनकी उस्ताद हैं। पैरोडी वीडियो बनाई थी, बहुत दिलचस्प थी, आप देखिएगा, लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। शायद मेरी नजर से गुजरी भी है। मैंने उनका एक्सेंट भी कॉपी करने की कोशिश की थी। तो आप अगर सुहेल वड़ाइच साहब ब्रेक लेंगे तो कैसे लेंगे? आप कोई जुमला बताए ना ताकि मैं नहीं, बस आपने कहना है कि अभी यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और मिलते हैं थोड़ी देर में। और कुछ ऐड कर सकते हैं वड़ाइच साहब की कोई बात? आज हमारे प्रोग्राम जियो पाकिस्तान का दौरानिया रहा 40 मिनट।
आखिरी अपने कुछ मिनट में हमने मेहमान से इजाज़त चाही और हम एक ब्रेक पे चले गए। इस ब्रेक से वापस आते हैं और आपसे फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। So आपको भी अल्लाह हाफिज नहीं है। That was so good. Lovely, बहुत spot on था by the way। लेकिन तला को अभी हम जाने नहीं दे रहे कहीं। We have to take a break। लेकिन तला हमारे साथ ही हैं और बातें करेंगे। भाई तला अहमद कंटेंट क्रिएटर तो हमारे साथ है मौजूद। वजीर आजम तक इनका कंटेंट पहुंचा, खुद भी पहुंचे और बड़ी इनकी हौसला अफजाई हुई वहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। इनसे बात करेंगे हम थोड़ी सी और भी, लेकिन अभी हम बारिशों की अपडेट भी आपको देना ज़रूरी है। और आरिफ उर्फी हमें मुजफ्फराबाद से बताएंगे कि मुजफ्फराबाद में कल तक तो नीलम वैली में सयाह मौजूद थे और बड़ा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन फिर भी ज़रा एहतियात बरतें क्योंकि वहाँ की भी अभी बात हो रही थी कि बारिशें बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकती हैं। आरिफ हमें बता रहे हैं कि क्या हालात हैं उधर। बारिश का सिलसिला आज भी जारी है, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश है, बल्कि जो बालाई इलाके हैं वहाँ तो ज्यादा तेज बारिश है। गुज़श्ता रात भी वादी नीलम के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से नालों में खुसूसी तौर पे पानी जो है वो बहुत ज्यादा हो गया था। सरदारी के मकाम के ऊपर जो नाले में क्लाउड बर्स्ट हुआ उसकी वजह से कुछ दुकानात हैं, नीचे एक छोटा सा किसी ने रेस्ट हाउस बनाया हुआ था वो उसमें जो है वो बह गया है। इसी तरह शॉन्टर में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ उसकी वजह से भी शॉन्टर का जो नाला है उसमें भी पानी बहुत ज़्यादा हुआ। और ये सारा पानी जो पहाड़ों के मुख्तलिफ इलाकों से आता है वो सारा फिर दरिया में इकट्ठा होकर एक ही मरतबा फिर ढलवानों की तरफ आता है। इस वक्त मैं दरिया नीलम के किनारे हूँ और दरिया नीलम भी इस वक्त फ्लड लेवल के करीब है। इसी तरह जो दरिया झेलम है उसमें भी फ्लड है, ऑलमोस्ट जो है ना वो फ्लड के लेवल पे है। दरिया कुनहार है, दरिया पुंछ में भी पानी की सतह जो है वो बहुत बुलंद है, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर से हमारे यहाँ इंटर होता है। सड़कों की सूरत हाल ये है कि सड़कों में बहुत सारी जगहों के पे कहीं पत्थर गिरे हैं, कहीं मिट्टी के तोदे गिरे हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर है। इस वक्त जो मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज तक वक्फे के साथ इस इलाके में बारिशों का सिलसिला है वो जारी रहेगा, जिसकी वजह से नदी नालों में तूफान भी हो सकता है, दरियाओं में भी तूफानी की कैफियत हो सकती है और दरियाओं में सैलाब भी आ सकता है। बहुत शुक्रिया आरिफ। अच्छा, ये विजुअल्स इतने स्टनिंग थे, इतनी खूबसूरत जगह ये लग रही है कि इसी वजह से फिर सयाह जो है वो कहते हैं चलो निकलो। लेकिन प्लीज हम हमेशा आपको बताते हैं कि वेदर फोरकास्ट वगैरह देख के निकले। सलाह लोग बहुत बेहतियाती कर रहे हैं आजकल, आपको बताएं, हम चाहते हैं आप जरा बताएं लोगों को कि जरा देख के निकलें घरों से। बिल्कुल एहतियात की ज़रूरत है, जैसा कि सबके सामने मानसून का स्पेल है और कहते हैं कि अब मौसमियाती तब्दीली अरूज पर है पाकिस्तान में और भयानक असरात उसके नज़र आ रहे हैं। तो मेरी भी तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो अपने घरों से इस चीज़ को लेके निकल रहे हैं कि हम एक तफरीही मकाम पे जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी ज़रूरी है कि सारी वो वेदर कास्ट को देखें, अपने पास रखें और एक गाइड भी अपने साथ रखें तो ज़्यादा बेहतर है, जो उस इलाके से वाकिफ़ हो, जो उस हालात से वाकिफ़ हो, ताकि अपनी भी फैमिली महफूज रहे, ख़ुद भी महफूज रहें और एक अच्छा और यादगार अपना टूर बना सकें, ना कि एक ख़तरात से घिरा हुआ और अपनी जान पर खेलते हुए। अच्छा बोलते हैं इतनी अच्छी माशाल्लाह ताला। थैंक यू फॉर योर टाइम, बड़ा अच्छा लगा हमें भी आपसे मिलके। और क्या कितना खूबसूरत बोलते भी हैं। और वी हैव a few seconds। जी, मैं यही कहूँगा कि आपने भी मुझे बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई, यहाँ पे मौका मिला। और ये कि पीएम सर से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मुझे भी एक बात ये जहन में आई है कि उन्होंने मुझे मेरे काम को देखते हुए एक इनामी रकम थी 10 लाख रुपए की, वो भी मुझे अता दी थी कि भाई आपने इतना अच्छा कंटेंट लेके चल रहे हैं तो आपको हौसला अफजाई भी जरूरी है। जबरदस्त जी, ये तो माशाल्लाह, इट इज हाउ नाइस एंड टू थिंक दैट ही जस्ट स्टार्टेड इट। थैंक यू। जबरदस्त। तला अहमद, बड़ा मजा आया आपसे बातें करके और यकीनन आप लोगों को भी मजा आया होगा बिकॉज़ यू आर द वंस हु आर वाचिंग हिम और माशाल्लाह क्या फॉलोइंग है भाई लाखों में। सो दैट इज मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज एंड you know following. That's right. Okay, so be careful. We'll see you tomorrow. Bye.